नमस्कार। एडिटर जी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, क्या स्थितियां बनी होगी उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब चूंकि फैसले की घड़ी है, नतीजे आ रहे हैं, लिहाजा अब हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, तमाम जो एग्जिट पोल है और हमारा भी विश्लेषण जो था, हमारे जो अपने सोर्सेज थे वो भी बताए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो कांग्रेस की यदि सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। यद्यपि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, भूपेश बघेल का चेहरा था, भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश में कैंपेन की है मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन जब कांग्रेस से इस बाबत पूछा जाता है तो कांग्रेस कहती है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, और इवन मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, टीम का लीडर कौन होगा, ये कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा, कांग्रेस पार्टी इसको डिसाइड करेगी। तो ये मामला कहाँ फंसा हुआ है, क्या दिक्कतें हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी मौजूद हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संजय। मेरा सवाल यही है कि हालांकि सामान्यतः मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और वही चेहरा होता है, उसी के चेहरे पे, उसी के काम के आधार पे वोट मांगा जाता है, मांगा भी गया। लेकिन अभी जब मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाईकमान तय करेगा, बाकी तमाम नेता कहते हैं हाईकमान तय करेगा। इसके मायने क्या है, क्यों ये बात यहाँ पर आकर के फंस गई है? देखिए संजय, एग्जिट पोल जिस तरह से आए पूरे देश में, और उस एग्जिट पोल के आने के बाद जो आशंकाएं हैं, जो विश्वास है, वो उफान पर है। चाहे वो जनता हो, चाहे राजनीतिक दलों के समर्थक हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, सभी का, और चाहे नेता ही क्यों ना हो, सबकी ये आशंकाएं हैं कि कल क्या होगा। और एग्जिट पोल आए हैं तो मुझे दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें याद आ रही हैं, और वो लाइनें इस एग्जिट पोल पर बहुत फिट है कि आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कल जो एग्जिट पोल आए, हाँ। उनका बेस है सरकार कि कल जिस तरह से मतगणना होगी, मतपेटियों से मतपत्र निकलेंगे, या फिर जो जनता का मत निकलेगा, उससे क्या क्या तय होगा। उससे ये तय होगा कि जो अगली सरकार आएगी उसका रोड मैप क्या होगा। उससे ये तय होगा कि अगली जो सरकार बनेगी उसका नेतृत्व कौन करेगा, जिसका सवाल आपने उठाया कि इस राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, चाहे भाजपा की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने। और तीसरी बात यह है कि किस दल की सरकार बनेगी, यानी कौन दल सरकार। लेकिन सवाल फिलहाल यही है, और ये विषय बड़ा अच्छा चुना है हमने बातचीत का, क्योंकि अभी तक तमाम राजनीतिक कयासों पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। खुद हम लोगों ने जो 5 संभागों पर वीडियो बनाए, अलग अलग हजारों वायरल हुए और कई लोग उसको पसंद भी किए। लेकिन इस मुद्दे पर मुझे लग रहा है आप पहली बार अभी बातचीत शुरू कर रहे हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा से कौन कौन से चेहरे दावेदार है, कांग्रेस से कौन कौन से चेहरे दावेदार हैं, और इसकी शुरुआत मैं संजय करूंगा 2 बड़े चेहरों से। और पहला चेहरा है टीएस सिंहदेव का, जो सरगुजा से अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि वो बुरी तरह वहां फंस गए हैं, और यदि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन राजनीति में सब संभव है, जनता जनार्दन का फैसला सिरोधार्य करना पड़ता है कि अगर सिंहदेव चुनाव हार जाते हैं, बहुत सब कुछ उनका खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा हो ना हो, हम तो चाहेंगे कि वो चुनाव जीते और उनका जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का वो पूरा भी हो। लेकिन सिंहदेव का जो बयान है, उस बयान से कई अर्थ निकल गए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। तो चाहे वो चुनाव जीते चाहे हारे, इस बार उनके लिए आर्या पार की लड़ाई है। जनता भी आर्या पार कर रही है, और उनका कांग्रेस आलाकमान भी आर्या पार करेगा, और खुद उनकी जो अपनी लड़ाई है, विधायकों का साथ कितना मिलेगा और किस मुद्दे पर कैसे वो आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा भी हंग समर्थन आता है तो फिर उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सब तय करेगा सिंहदेव के साथ। दूसरा मुझे जो बड़ा चेहरा है, जिसकी किस्मत दांव पर है, जो सबसे ज्यादा
दुविधा और पेशोपश में है और विश्वास में है, वो चेहरा है अरुण साव का, जो ऑलरेडी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है और नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तरह से चेहरा ही पेश कर दिए गए। और जिस तरह बीजेपी ने उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा, स्ट्रेटजी बनाई गई, उन्होंने संघर्ष किया। आप देखिए कि 6 महीने पहले भाजपा कहाँ थी, धरातल पर थी, ना उसमें उफान था, ना उम्मीदें थी, ना जोश था, लेकिन अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने उसको खड़ा किया और आज पार्टी कांटे की टक्कर पे आ गई है। बात कांग्रेस के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रही है। अरुण साव भी, जैसा कि हमने बीजेपी में प्रयोग देखे हैं, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, जहां जहां उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए, उन्होंने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया है यदि सरकार आई है तो। इस बार भी भाजपा में दावेदार कई हो सकते हैं, सबकी उम्मीदें हैं, सबके सपने हैं, सबका अधिकार है कि वो बड़े से बड़े राजनीतिक पद पर पहुंचे, लेकिन जो भाजपा का हम राजनीतिक समीकरण देखते हैं उसके हिसाब से तो वही उम्मीदवार साबित होता है, वही सीएम बनता है जो लड़ाई लड़ता है, जिसको लीडरशिप तैयार कर दिया बीजेपी ने। यूपी एक उदाहरण अलग से हो जाता है संजय। आपने देखा होगा कि यूपी में जब सरकार बन रही थी तो नरेंद्र चुनाव लड़े जा रहे थे तो केंद्र ने मनोज सिन्हा को कमान सौंपी कि आप जाइए और वहां पर चुनाव लड़िए, और जब सरकार आ गई, सरकार बनने की स्थिति आ गई, मनोज सिन्हा को साइड कर दिया गया और योगी को सामने ला दिया। लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि उस समय आरएसएस का वीटो पावर आया, जिसके बाद मनोज सिन्हा की जगह योगी उसके चीफ मिनिस्टर बने। तो कभी कभी अनायास हो जाता है कि कोई नेता साइड कर दिया जाता है, पर जितने अभी तक 5-6 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्र ने चेहरा तय कर दिया, वो अगला चीफ मिनिस्टर होता है सरकार बनने की स्थिति में। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारा भी विश्लेषण है, एग्जिट पोल भी है, तमाम ये है, और वो बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो कांग्रेस पर अगर हम केंद्रित रखें तो कांग्रेस में आपने टीएस सिंहदेव की बात की, लेकिन टीएस सिंहदेव से पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्या किनारे किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, किनारे करने का कोई कारण बनता नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। बहुत कद्दावर नेता है, तेज तर्रार नेता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और छत्तीसगढ़ में जो सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग फिट बैठती है उसके अनुसार वो बहुत फिट है, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं। तो ये क्या संभव होगा कांग्रेस हाईकमान के लिए कि वो एक ओबीसी चेहरा को, एक 5 साल रहे मुख्यमंत्री जिसके काम के आधार पर आपने चुनाव लड़ा, उसको आपके किनारे कर सकते हैं? क्या ये संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। और यदि देखिए, पहली जो चर्चा मैंने की वो ये की कि सबसे ज्यादा दांव पे कौन लगा है, इसलिए मैंने उन 2 चेहरों की बात की। जी बिल्कुल। जहां तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है, देखिए, न्यायपरक ढंग से भी और जनता के समर्थन और फैसले के आधार पर भी उनका पूरा हक बनता है। यदि कांग्रेस अच्छी मेजोरिटी से आती है, अगर मेजोरिटी भी ले लेती है, मैं कहता हूं अगर 46 सीट भी लाती है और यदि 66 सीट भी लाती है, तब भी दावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही होगा। बिल्कुल। और जितना हम उनके स्ट्रेटजी को समझते हैं, जितना उनके व्यवहार और नेचर और उनके राजनीतिक गुणा भाग को समझते हैं, कांग्रेस को एक तरफा फैसला करना होगा। क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लीड किया पूरा 5 साल तक, और 2.5 साल वाले फैक्टर को भी एक तरफ किनारे लगवाया उन्होंने। भले उनकी राजनीतिक सूझ का कमाल था, वो राजनीतिक सूझबूझ का कमाल था, लेकिन उनका जो लीडर, उनकी जो योजनाएं रही, उनका जो विजन रहा, उन्होंने 2018 के भी चुनाव में आप देखिए कि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, सारी कुछ लीड उन्होंने तय किया। लड़ते हैं पूरा रोड मैप मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने तय किया था कि हमें ये करना है, और राहुल गांधी ने उस पर आके मुहर लगाई और उन्होंने बोला कि 7 दिन में हम सब कुछ देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ली और उसके बाद उन्होंने उस वादे को पूरा किया। आज भरोसा सबसे ज्यादा, यदि कोई बीजेपी यदि चूकती है सरकार बनाने से, तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि उसके पास भूपेश बघेल के बराबर जैसा कोई चेहरा नहीं था, विश्वसनीय चेहरा। बिल्कुल। इसलिए भी एक रमन सिंह थे, लेकिन उनको बीजेपी ने किनारे रखा, उनको उस तरीके से लीडरशिप दी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आपने रमन सिंह का जिक्र किया है, तो न्यायवादी तरीके से भी आप देख लीजिए कि रमन सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनके बाद चुनाव जो दूसरे हुए वो उनकी लीडरशिप में हुई, और जब सरकार बनी तो कितनी सीट आई थी? मात्र 47 48 सीट, 2008 के रिजल्ट की बात है।
तो ज्यादा नहीं थे, 3-4 सीटों का ही अंतर था, पर स्वाभाविक अधिकार किसका था? रमन सिंह का। ठीक वैसा ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का होगा। और आप देखिएगा जनता ये जो भी समर्थन दे रही है, जनता जिस तरह से विश्वास जता रही है, वो उन्हीं के चेहरे पर जता रही है। आप लाख दावा कर लीजिए कि सिंहदेव के प्रति हमने देखा कितने विधायक साथ थे। नहीं, वो बात तो छोड़ भी दें, अगर इस बार की बात करें, देखिए पिछली बार के चुनाव की स्थिति एकदम अलग थी। पिछली बार भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी थी, पूरे प्रदेश में वो जोड़ी दिन रात एक करके चुनाव जीतने के लिए पसीना बहाया था। लेकिन इस बार आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा, इस बार भूपेश बघेल थे। इस बार पूरा दारोमदार भूपेश बघेल पर था। बिल्कुल। टीएस सिंहदेव अपने क्षेत्र में थे, बिल्कुल, और अपने सरगुजा संभाग में जो थोड़ा बहुत समय दे रहे थे, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर किसी ने समय दिया है तो भूपेश बघेल ने दिया है। हमले सबसे ज्यादा झेले हैं तो भूपेश बघेल ने झेले हैं। तो ये स्वाभाविक तौर पे मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक दावेदार, और पता नहीं अगर राहुल गांधी संकेत कर रहे थे तो उसे मानना चाहिए कि उन्होंने जो सभा में कह दी थी कि मैं कहता हूं कि आपको सबसे पहला दस्तखत जो है वो आप ही को करना होगा, और कर्ज माफी पर करना पड़ेगा, धान के समर्थन मूल्य पे करना पड़ेगा, उन्होंने मंच पर कह दिया था। तो उसको भी अगर एक संकेत माने तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कोई संकट नहीं होना चाहिए। संजय, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपकी बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ कि मुख्यमंत्री तय करने के पीछे राजनीतिक दल कौन से फैक्टर देखते हैं। पहला फैक्टर होता है नेतृत्व क्षमता, दूसरा फैक्टर होता है विधायकों का विश्वास, इन सबसे ऊपर है जनता का आशीर्वाद, और जो चौथा होता है वो होता है कि जो लीड कर रहा है, जिसको आप सीएम बनाना चाहते हैं, उसका इस राज्य के वर्ग में कितना प्रभुत्व है। अब पिछड़ा वर्ग आप देख लीजिए, 60% से ज्यादा हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की है। तो अगर आप उस वर्ग के व्यक्ति को अगर आप सीएम बनाएंगे तो इसी आधार, यही वादा करके तो आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो फिर उससे आप विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर कोई राजनीतिक दल किसी सरकार का मुखिया तय करता है कि कौन लीड करेगा, कौन सरकार चलाएगा 5 साल तक। और फिर इसके बाद आप देखिए कि प्रबंधन क्षमता भी बहुत मायने रखती है। 5 साल तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कांग्रेस आला कमान ने जो चाहा, जो उन पे जिम्मेदारी दी वो उन्होंने पूरी की, चाहे वो कार्यकर्ता की बात हो, चाहे वो विधायकों के परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे वो धन बल की बात हो। आप इतना बड़ा चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे तो नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टी चलाना है, सब चीजें करना है, तो आपको सब तरह के नेतृत्व वाला व्यक्ति देखना पड़ता है। हालांकि उसमें उनके राजनीतिक विरोधी कह सकते हैं कि भैया सीएम बनने के बाद तो कोई भी ये कर लेगा। ठीक है, सीएम बनने के बाद तो कोई भी करेगा, लेकिन उसको मेंटेन करना और दूसरी बार सरकार में पार्टी को ले आना, इस मेहनत को करना, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक सहज, स्वाभाविक और जनता के समर्थन से प्रबलतम दावेदार होंगे। मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बड़ी रिस्क लेगी। लेकिन इसके बाद भी संजय, एक हमको दूसरे दृष्टिकोण से भी इस बहस को आगे बढ़ाना चाहिए, और वो ये है कि और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं कांग्रेस में। आप देखिए कि उसमें आदिवासी लीडरशिप हो सकती है, उसमें और भी वर्ग से चेहरे सामने आ सकते हैं जी। और उसमें मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको, जैसा कि जहां से आपने शुरुआत की थी, टीएस सिंहदेव भी एक हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार उनसे वादा किया गया था। तो संभव है कि इस बार पार्टी ने उनसे वादा एक कर दिया हो 2.5 साल के बाद, और जिस समय कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जिस समय उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय शायद इस तरह की कोई बात हो गई हो कि अभी आप शांत रहिए, अगली बार चुनाव आएगी तो हम आप पर विचार करेंगे। संभव है इस तरह की बात हो, हम जस्ट एक अनुमान की बात करते हैं, आकलन करते हैं। और यही वजह है कि सब लोग, कोई भी इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हाईकमान तय करेगा। तो हाईकमान अगर राहुल गांधी, जो कि अगर राहुल गांधी की बात करें तो कई मामलों में मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की जो राजनीति है, और कई बार वो जिस तरीके से अपने मुद्दे पे बहुत दमदारी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वैसे अगर वो टीएस सिंहदेव के साथ खड़े हो गए और कहा कि नहीं हमने कमिटमेंट किया था तो कमिटमेंट को पूरा करना है, तो संभव है स्थितियां कुछ बदल जाए। बिल्कुल संजय, देखिए टीएस सिंहदेव को निश्चित तौर पर एक प्रबलतम दावेदार तो है,
और जिस तरह उनके साथ एक जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल ब्लंट हुआ, 2.5 साल वाला मैटर था और उन्हें मौका नहीं मिल पाया। लेकिन ये भी सिंहदेव की खासियत, उनकी विनम्रता और पार्टी के प्रति समर्पण और वफादारी का एक नतीजा था कि उन्होंने बहुत धैर्य बनाए रखा और उस धैर्य का इनाम उसको ये मिला कि भले ही 3 महीने के लिए सही उनको डिप्टी सीएम राहुल गांधी के कहने पर बनाया गया और पार्टी ने उनके हिसाब से कुछ फैसले भी किए। आप प्रेम साई सिंह को आप मंत्री पद से आपने हटाया, लेकिन आपको योजना आयोग का अध्यक्ष बनाना पड़ा। वो जाहिर सी बात है, वो सिंहदेव के उसके पीछे जिद थी। फिर आपने जिन विधायकों की टिकटें काटी, तो सिंहदेव खेमे के विधायकों की टिकटें काटी, तो आप सीएम के भी खेमे के विधायकों की भी टिकटें काटी है, जैसा कि हमने ये सब सुना है। तो सिंहदेव बिल्कुल हम खारिज नहीं कर सकते, सिंहदेव एक बड़ी उम्मीद के तौर पर है, लेकिन देखना ये होगा कि सरगुजा से कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरगुजा से अंबिकापुर सीट सिंहदेव कैसे जीत पाते हैं, क्योंकि सरगुजा यानी कि राजा टीएस सिंहदेव महाराजा, वहां उन्हीं का फैसला चलेगा। जब टिकटें आपके हिसाब से दी गई सरगुजा में, और उसमें अगर आप हारेंगे तो आप पे ही आएगा कि आप नहीं जिता पाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या सरगुजा में क्लीन स्वीप कांग्रेस कर पाती है। अगर क्लीन स्वीप कर पाती है तो पावर सिंहदेव का बढ़ जाएगा। वो तो नहीं कर रही, वैसा वो तो कर नहीं रही है, वो तो क्लियर जी। 50% सीटें भी यदि सरगुजा से हासिल हो ले रही है, पर फिर भी कभी कभी होता है। आप देखिए उत्तराखंड में बीजेपी ने धामी पर भरोसा जताया था, चुनाव लड़ा उनके नेतृत्व में, लेकिन नेतृत्व यानी कि प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया बीजेपी ने। इस बार तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए हारे थे। क्या कांग्रेस में, क्या कांग्रेस के खाते, क्या सिंहदेव के खाते में चीज जाएगी? कांग्रेस में बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि सिंहदेव, टीएस सिंहदेव का क्या सपना इस बार कांग्रेस पूरा कर पाती है। हालांकि ये बात जरूर है कि गांधी परिवार का विश्वास उनको बहुत हासिल है। पहले तो राहुल गांधी तक था, अब प्रियंका गांधी का भी विश्वास उनके ऊपर है और बहुत समर्पित नेता रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे। पिछली बार सरकार आई तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी होगी, कुछ तो उसका भी अंश रहा होगा ना, तब तो अब 2018 में कांग्रेस रिपीट हो पाई, तो रिपीट नहीं सरकार बना पाई। तो इसलिए सिंहदेव के साथ बहुत से समीकरण जुड़े हुए हैं। इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि कल जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो स्थिति खड़ी होगी, कांग्रेस में बहुत खदबदाहट होगी और इसका और उसमें फिर ऐसी स्थिति में जो है तामदास साहू भी दावेदार हो जाएंगे, चरणदास महंत भी दावेदार हो जाएंगे। बिल्कुल, दीपक बैच की भी अंदरूनी इच्छा होगी कि हम सीएम बन जाए। मोहन मरकाम तो लड़ते ही रहे। मोहन मरकाम पूरे कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल में पूरी लड़ाई उनकी सरकार के साथ हुई, बैठक तक छोड़ करके चले जाते थे। तो मोहन मरकाम हो चाहे दीपक बेज हो, सभी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सबका अधिकार है, सबको ये सोचने का हक है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना साबित कर पाए अपने आप को। चलिए, और इसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे रहेंगे जी। और इस सब के बीच में थोड़ा सा, जैसा कि आप कह रहे थे कि हम थोड़े दूसरे विकल्प पे भी चर्चा कर लें, तो हालांकि मैं इसलिए इस विकल्प पे चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हम लोग अपने चर्चा में कह रहे थे कि संभव है कि मैंडेट कांग्रेस को मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करे। और अगर ऐसी स्थिति बनती, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, और ऐसी स्थिति बनती है तो एक दावेदार की चर्चा तो आपने कर दी कि अरुण साव होंगे। डॉक्टर साहब की क्या स्थिति इस बार बनने वाली है? पहले तो एक हंसी वाली बात कर लेते हैं कि इन परिस्थिति अभी रिजल्ट आए नहीं है और जो है वो प्लान तैयार हो गया है कि कितने विधायकों को बाहर ले आकर के बैठाना है। कांग्रेस की तो ओपन तौर पे सामने आ रही बातें, बीजेपी कम उस्ताद नहीं है। बीजेपी ने भी ये तैयारियां कर रखी होगी कि अगर विधायक आते हैं जीत के तो उनको कहां कैसे रखना है। बहरहाल ये कल शाम को 5 बजे के बाद ये बात कयासों को और बल मिलेगा। आपने कौन सा सवाल उठाया था? मैंने सवाल उठाया था कि अपन कांग्रेस की चर्चा तो कर लिए, हम बीजेपी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने विश्लेषण में कई बार कहा है कि मैंडेट कांग्रेस को रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए विख्यात है, अगर ऐसा हो गया तो कई बार मैंडेट के बावजूद वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो फिर बीजेपी की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? देखिए, वहां पर भी बहुत से दावेदार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो हैं ही, इसके अलावा अरुण साव है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, फिर रामविचार नेताम जी भी हैं आदिवासी खेमे से, केदार कश्यप को भी माना जा रहा है, फिर रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हो सकता है महिला चेहरा दे दे, बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन
सबसे जो आगे जो जिस पर चर्चा में इसमें उत्सुकता एक बनी नाम है वो आपने डॉक्टर रमन सिंह। एक नाम आपने छोड़ दिया। अमित शाह बोल करके गए थे कि हम बड़ा आदमी बनाएंगे। ओपी चौधरी, ओपी चौधरी बिल्कुल है। क्या एक नया प्रयोग, बीजेपी प्रयोग करने में माहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, संभव है ओपी चौधरी कि बीजेपी एक नया प्रयोग कर दे, सबको एकदम हतप्रभ कर दे कि क्या डिसीजन हो गया टाइप का। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। हाँ। लेकिन मेरा मानना है कि जब आपके पास इतने सीनियरों की फौज है, हाँ। इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, हाँ। इतने सीनियर्स लोग हैं, हाँ। तब सरकार चलाने के लिए आपको ऐसे ही चेहरे को बैठाना पड़ता है, चाहे वो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। अपन पूरा विश्लेषण करते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने क्या किया था? किरण बेदी थी, पूर्व आईपीएस थी, ब्यूरोक्रेट्स थी, अचानक से आपने उनको सीएम पद का कैंडिडेट बने घोषित कर दिया, जनता ने खारिज कर दिया, और जनता से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खारिज किया। वो पार्टी का झंडा उठा करके आम आदमी पार्टी के यहाँ जाकर के खाना खाते थे, तो इतने गुस्से में थे। तो ये एक प्रयोग आपने वहां पर किया है बीजेपी ने। लेकिन मैं टोकना चाहूंगा आपको, लेकिन आपने उत्तराखंड में देखा, तमाम बड़े दिग्गज थे लेकिन धामी को लेकर के बना दिया। ठीक है। आपने गुजरात में देखा, तमाम बड़े दिग्गज थे लेकिन एक नए व्यक्ति को लेकर के बना दिया। तो बीजेपी में तो कुछ भी संभव है। संभव है, वही मैंने कहा कि बीजेपी में कुछ भी संभव है। ओपी चौधरी भी अच्छा चेहरा है, यूथ आइकॉन है, और वो अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा करके पार्टी में आए। चाहे फिर वो आरएसएस के सलाह पर आए हों, चाहे वो अमित शाह का कोई वादा रहा हो। इसलिए अमित शाह ने जब ये कहा कि आप इनको जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो उसमें किसी को बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सबको मालूम है कि ओपी चौधरी आज नहीं तो कल एक बड़ा चेहरा है पार्टी का, और रायपुर में न सही दिल्ली में होंगे, लेकिन उनको एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जनता का भी मैंडेट है और पार्टी का भी समर्थन है उनके ऊपर है। लेकिन हम बात करें पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की। देखिए, टिकट बंटने तक ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी डॉक्टर रमन सिंह को साइड करके चल रही है, लेकिन जैसे टिकटें घोषित हुई तो फिर से ये आ गया कि नहीं भैया, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके कम से कम 90 सीटों में से 32 चेहरे ऐसे थे जो डॉक्टर रमन सिंह के समर्थक हैं, उनको टिकटें दी गई और सबको मैदान में उतारा गया। फिर डॉक्टर रमन सिंह को ने जिस तरह से कई बताऊं आपको, टिकट बंटने के बाद बहुत से विद्रोह भी हुए, और खुद रमन सिंह के खेमे के नेता जो टिकट चाहते थे उनको टिकट नहीं मिली तो वो नाराज हो गए थे। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने सबको फोन करके कहा कि भैया चुनाव लड़ना है, पार्टी सर्वोपरि, पार्टी को जिताना है। और आज भी पार्टी ने जो सर्वे किया है, देखिए डॉक्टर रमन सिंह के भरोसे बीजेपी ऐसे ही नहीं आगे बढ़ गई, उसने एक सर्वे कराया, और उस सर्वे में सबसे आगे जो है नाम जो है। और दूसरी बात, पार्टी के विद इन पार्टी अगर भी बात करेंगे तो जितने नामों की हमने चर्चा की, अगर विधायकों के सामने अगर वो सारा नाम रखा जाएगा तो विधायक, सर्वाधिक विधायक जिसका समर्थन करेंगे, मुझे लगता है वो नाम डॉक्टर रमन सिंह ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि तमाम जितने दिग्गज नेता है, अगर वो जीत करके आते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि वो अरुण साव के नेतृत्व में रहें। जितने भी दिग्गज हैं, बिल्कुल वो नहीं चाहेंगे कि वो ओपी चौधरी के नेतृत्व में सरकार में रहें। तो या तो आप पूरे तमाम जो लीडरशिप है उसको किनारे करके नया नेतृत्व दो, देखिए, और नहीं तो एक ऐसा नेतृत्व जो सबको स्वीकार्य हो, तो डॉक्टर रमन सिंह ही मुझे लगते हैं बीजेपी। मैं एक उदाहरण मध्य प्रदेश का देना चाहूंगा कि जब वहां कमलनाथ सरकार बनी तो ये लग गया कि अब शिवराज सिंह खारिज हो गए, अब शिवराज सिंह का पत्ता कट गया, अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे या उनको केंद्रीय मंत्री बना लिया जाएगा। लेकिन एक साल के बाद क्या हुआ? एक साल के बाद जब कमलनाथ सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनी, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान थे। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट के खिलाड़ी थे। उनका विधायकों का सबसे ज्यादा भरोसा, जो आपने बात की, विधायकों का सबसे ज्यादा भरोसा शिवराज सिंह पे था। तो केंद्र सरकार चाहती थी, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, कंप्लीट कर लूं, बीजेपी का आलाकमान चाहता था कि शिवराज सिंह चौहान अब स्वतंत्र होकर छोड़ दें। अब हम उनको दिल्ली बुला लेते हैं, केंद्रीय मंत्री बना देते हैं, राज्यपाल बना देते हैं, यहां तक कि उपराष्ट्रपति तक के लिए बात चली उनकी। लेकिन विधायकों का समर्थन और शिवराज सिंह का मैनेजमेंट उनको चौथी बार मुख्यमंत्री बनवाए। हो सकता है ये किस्मत इस बार रमन सिंह के साथ जुड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और मैं कहना ये चाह रहा था कि भले ही धूड़ विरोधी बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, इनको भी अगर पूछा जाएगा कि भैया आप जो है अरुण साव के नेतृत्व में रहना चाहेंगे, ओपी चौधरी के नेतृत्व में रहना चाहेंगे कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में रहना चाहेंगे, तो आखिरी में कहेंगे डॉक्टर रमन सिंह ही ठीक है।
नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ संजय। अच्छा। मैं पार्टी राजनीति को जितना अंदर से समझता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले बृजमोहन जी का एक बड़े चैनल ने इंटरव्यू किया, तो उनसे पूछा कि क्या आप रमन सिंह के प्रतिद्वंदी हैं? उन्होंने बोला बिल्कुल है। राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षा किसकी नहीं होती है? पहली बात। दूसरी बात कि क्या आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? उन्होंने बोला बिल्कुल, कौन नहीं बनना चाहता है मुख्यमंत्री। तो ऐसे में जब आप भी जानते हो कि 15 साल तक यदि रमन सिंह का कोई कट्टर आलोचक रहा होगा, आलोचक, हम दुश्मन नहीं कहते, आलोचक रहा होगा, तो वो बृजमोहन अग्रवाल थे। और उनके साथ 5-6 विधायक और खड़े रहते थे, अजय चंद्राकर थे, प्रेम प्रकाश पांडे थे, ऐसे 4-5, शिवरतन शर्मा थे। तो मुझे नहीं लगता है कि जब ये चुनने की बारी आएगी, बृजमोहन अग्रवाल गोज विथ हिज टीम टू अरुण साव। अच्छा, बिल्कुल, वो कहेंगे कि हम अरुण साव के साथ जाएंगे। अच्छा, ये मेरा कयास है। अच्छा, मैंने जितना बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझा है, वो बृजमोहन अग्रवाल बिल्कुल अरुण साव के साथ खड़े होंगे। लेकिन 6 विधायक लाने से आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। फिर आपका जो समीकरण है वो सब जानते हैं कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, सब जानते हैं। तो इसलिए बीजेपी आला कमान जो तय करेगा वो दूसरा ही कोई चेहरा होगा। हम खारिज नहीं करना चाहते, राजनीति में सारी संभावनाएं जिंदा हैं। हमारी शुभकामनाएं कि बृजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजनीति भी पॉलिटिक्स जो अंदरूनी सीमाएं, हम दोनों ही पार्टी के जो सबसे ऊपर नाम अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में भूपेश बघेल हैं, जिनकी सबसे ज्यादा संभावना है कि वो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे, और बीजेपी की बनती है तो मुझे लगता है डॉक्टर रमन सिंह को एक बार, अगर बीजेपी कोई नया प्रयोग नहीं करे तो मुझे लगता है स्वीकार्यता के आधार पर शायद डॉक्टर रमन सिंह को फिर से मौका मिले। हो सकता है, लेकिन मैंने फिर वहां कहा प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया अरुण साव को? रमन सिंह को बना देते आप। इसलिए बनाया गया क्योंकि आपको जनता और कार्यकर्ता में मैसेज देना था कि हमने चेहरा बदल दिया है। ठीक है, आज आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़के जो लड़ाई, तो आप जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? मान लीजिए हार गए, क्या रमन सिंह जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर जाएगी ना जिम्मेदारी। तो जब अपयश आपके ऊपर आ रहा है तो यश भी तो आने का अधिकार है। अगर बीजेपी मेजॉरिटी में आती है, मैं आज यहां से कह रहा हूं, चाहे आप इसको भविष्यवाणी समझ लीजिए, एडिटर जी की तरफ से भविष्यवाणी समझ लीजिए, अगर बीजेपी मेजॉरिटी में आई, चीफ मिनिस्टर अरुण साव होंगे। चलिए, आप इस भविष्यवाणी को मानिए, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा अपना आकलन जो है, एडिटर जी का जो अपना आकलन है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारा आकलन ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाना बहुत आसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वाभाविक तौर पर वही कर सकते हैं, लेकिन यदि पार्टी कोई बहुत आश्चर्यजनक फैसला किसी वजह से ले ले तो संभव है कोई दूसरा चेहरा सामने आ जाए, या हो सकता है टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन जाए। हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। अगली बार हम फिर नए मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनिल जी को और हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।